यह बात उस समय की है जब ना तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा साधन हुआ करते थे, ना ही गाड़ियाँ हुआ करती थी और ना ही आधुनिक मशीनें हुआ करती थी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर नगर में जाना हो तो उसे पैदल जाना पड़ता था या फिर घोड़े गाड़ी में बैठ कर के जाना पड़ता था और इसी प्रक्रिया से जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था। उसी समय में रामपुर नाम के एक गांव में रवि नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। रवि अभी 22 वर्ष का ही था। उसमें युवक होने का जोश और उत्साह था। रवि अपने हर काम को बड़े ही लगन से करता था और जिस भी काम को वह हाथ में लेता उसे पूरे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता था। जब भी रवि किसी के साथ कुछ भी बुरा होते हुए देखता तो उसी समय वह उसका विरोध करता था और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराता था। रवि की माँ रवि के इस स्वभाव के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे हर वक्त अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी क्योंकि रवि की माँ जानती थी कि रवि बहुत ही आक्रामक स्वभाव का एक युवक है। जब भी रवि अपने काम के सिलसिले से नगर में जाता और कई कई दिनों तक नहीं लौटता तब उसी बीच रवि की माँ उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहती थी। उसके मन में अपने बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इस तरह के विचार चलते रहते थे। रवि की माँ कभी कभी तो अपने बेटे की चिंता में खाना पीना तक भूल जाती थी। बस वह पूरा दिन अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी और यह बात रवि के दुश्मनों को भी पता थी कि रवि की माँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती रहती है। इसी तरह जब रवि नगर में कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में जाता है तो पीछे से गांव में कोई यह अफवाह उड़ा देता है कि रवि की घोड़े गाड़ी पलट गई है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फैलते फैलते रवि के माँ के कानों तक भी पहुँचती है। जब यह बात रवि के माँ को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका इकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और अचानक से उसकी हृदय गति रुक जाती है। हृदय गति रुकने के कारण वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। किस्मत से वहां पर कुछ औरतें उनके साथ मौजूद थी जो उन्हें गांव के एक वैद्य के पास ले जाती हैं और रवि के माँ की जान बच जाती है। लेकिन उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है जिससे कि वह अपने बेटे की खैर खबर जान सके क्योंकि उस समय ना ही फोन हुआ करते थे और ना ही कोई संदेश का दूसरा माध्यम हुआ करता था। इसीलिए रवि के माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद जब रवि अपना काम खत्म करके गांव वापस लौटा तब उसे पूरी कहानी पता चली। रवि बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया और सबसे पहले वह अपने माँ के पास जाता है और उसे अपनी खैर खबर देता है। रवि की माँ अपने बेटे को बिल्कुल ठीक देखकर खुश हो जाती है और उसके सांस में सांस आती है। माँ, मैं उन्हें जानता हूँ जिन लोगों ने यह अफवाह गांव में फैलाई है, वे सब मेरे दुश्मन हैं और मैं एक एक को उनके गलती की सजा देकर रहूंगा। तुम बीच में मत आना माँ।
रवि की माँ रवि के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। इसीलिए वह अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ कर के कहती है कि रवि बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर के रवि के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सारा का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब रवि को एक बात जो परेशान कर रही थी कि अभी भी उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। रवि अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए उससे नगर में ले जाता है और वहाँ पर वह उसे एक बड़े वैद्य को दिखाता है। वह बड़ा वैद्य रवि की माँ की नब्ज देखता है और उसे कुछ दवाइयाँ भी देता है और वह बड़ा वैद्य रवि को कहता है कि वैसे तो इन्हें कोई रोग नहीं है, बस यह ज़्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त है और वास्तव में ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। व्यक्ति को खुद ही अपने मन को काबू में करना पड़ता है। यह सब बातें जान लेने के बाद रवि अपनी माँ को घर लेकर वापस आ जाता है। अब एक नई परेशानी रवि के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि रवि को अपने माँ की चिंता सता रही थी। कहीं उसकी माँ उसके बारे में बार बार सोच कर के फिर से परेशान ना हो जाए, कहीं उन्हें फिर से कोई रोग ना हो जाए। इसी वजह से रवि का जो व्यापार था वह धीरे धीरे घटने लगा था और रवि बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। रवि ने अपनी माँ को 1000 बार समझाने की कोशिश की कि माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं काम के सिलसिले में जाता हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन रवि की माँ उसकी एक मानने को तैयार नहीं थी। वह कहती थी कि मेरा मन ही ऐसा है, वह ऐसी चीजें सोच लेता है, मैं सोचना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। बात तो सही थी। इसी वजह से रवि अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता था। लेकिन हर व्यक्ति को अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। जब रवि अपने माँ के साथ गांव में ही रहने लगा तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। इसके बाद रवि बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन रवि को पता चला कि उनके पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वह इंसानी दिमाग और इंसानी विचारधारा के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। रवि के मन में एक उम्मीद जागी और रवि अपनी माँ को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच जाता है। उस समय वे बौद्ध भिक्षु खाना खा रहे थे। उन्होंने जाकर उन्हें प्रणाम किया लेकिन बदले में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने रवि से यहाँ आने का कारण पूछा। तब रवि ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर मनुष्य अपने बुद्धि को समझ ही नहीं पाता है। जो उसकी सबसे अच्छी साथी बन सकती है, सबसे अच्छी गुरु बन सकती है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जैसे कि तुम्हें वैद्य ने बताया कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह ज़्यादा सोचने की वजह से होता है। इंसान का अपने मन पर तो काबू होता ही नहीं है, तो वह अपने दिमाग में आने वाले विचारों को कैसे रोक सकता है। रवि कहता है कि यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कोई हल बता सके जिससे कि मेरी माँ ठीक हो जाए, ज़्यादा सोचने की बीमारी से निजात पा ले, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। इसका उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, ज़्यादा सोचना कुछ गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं बातों के बारे में सोचता है जो उसके काम की ही नहीं होती, जो व्यर्थ की होती है, और इसलिए वह अपने साथ चिंताओं को चुपका लेता है।
मैं तुम्हें ऐसे 6 सूत्र बताता हूँ जिससे कि तुम्हारी माँ ज़्यादा सोचने की इस बीमारी से, ज़्यादा सोचने के इस स्वभाव से निजात पा लेंगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र अपने विचारों को समझना होता है। मौन रह कर के अपने विचारों को हमें देखना होता है। जब हम मौन रहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। उस समय हम अपने विचारों को भी पढ़ सकते हैं और हम यह भली भांति देख सकते हैं कि हमारे मन में कई ऐसे बेकार के विचार उठते हैं। और जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार किससे संबंधित होते हैं, तो हम यह भी जान लेते हैं कि ऐसे विचारों का उठने का कारण क्या है। क्योंकि वही विचार जो हमारे मन में ज़्यादा संख्या में उठते हैं, जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं, वही हमारा स्वभाव निर्मित करते हैं, वही हमारा स्वभाव होता है। और जब हम मौन रह कर के अपने विचारों को समझने लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने स्वभाव को समझ रहे हैं। अपने विचारों को समझने का दूसरा सूत्र है कि अपने सारे विचारों को एक ही काम में लगा दो, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। एक काम को पकड़ो और उसमें पूरी तरीके से शामिल खुद को कर दो, पूरी तरीके से ध्यान देकर उस काम को करो। इससे आपके विचार इधर उधर कम भटकेंगे ज़रूर। यह मत समझ लेना कि एक काम में पहली बार में ही आपका पूरा ध्यान टिक जाएगा। कोई काम करते वक्त आपके विचार इधर उधर जाएंगे, लेकिन जब आपको होश आए कि हमारे विचार इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वापस से अपने विचारों को उसी काम पर लगाने की चेष्टा करो और धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा और आप पूरे तरीके से अपने सारे विचारों को संगठित करके कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो जाओगे। और इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक ही विचार के बारे में गहराई से सोचना है। अगर हमें बहुत सारे इधर उधर के विचार आ रहे हैं, तो हमें उनमें से एक विचार उठाकर उसी विचार की गहराई तक जाना है। हमें यह देखना है कि वह विचार जन्मा कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आप जब एक ही विचार पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो आप उस विषय के बारे में, जिसके बारे में आपके मन में विचार चल रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान अपने बुद्धि के माध्यम से हासिल कर लेते हैं। अगला सूत्र जो आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या को हल कर देगा, वह यह है कि हमें निरंतर शारीरिक व्यायाम या नाच गाना या किसी भी तरह की ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिसमें हमारा मन पूरी तरह से शामिल हो जाता है, जिसमें हमारा मन सारे विचारों को, इधर उधर की बातों को भूल जाता है और हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। यह तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब हम शारीरिक व्यायाम या नाच गाना करते हैं, हमारे मन को कितना सुकून मिलता है, हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। इसीलिए हमें पता होते हुए भी हम वह काम नहीं कर रहे हैं, फिर इसमें गलती किसकी है? इसके बाद का सूत्र है कि अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे दिमाग को ठंडक पहुंचाती हो, जो हमारे शरीर में ठंडक पैदा करती हो, ताकि हमारा दिमाग ठंडा रह सके। जैसे कि अलग अलग तरह के फल, हरी सब्जियां, नारियल पानी, जूस। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग
एकदम शांत बना रहेगा और हमें ज़्यादा सोचने की बीमारी से कुछ ना कुछ राहत तो अवश्य प्राप्त होगी। अगला सूत्र है कि अपने विचारों की धारा को बदलने का प्रयास करें। इधर उधर की बेतुकी बातों को सोचने के बजाय अपने विचारों को ऐसे काम पर केंद्रित करें जो रचनात्मक हो, जिसमें कुछ ना कुछ रचना हो रही हो और जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो। कुछ महिलाएं सिलाई का काम करती है, इसीलिए उनके सारे विचार उसी काम में लगे रहते हैं और रचनात्मक तरीके से वह अपने मन को शांत भी रख पाती है। इसी तरह हमें अपना ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि जितना समय हम बच्चों के साथ बिताते हैं हम खुद भी बच्चे हो जाते हैं और हमारा मन बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की होती है वह यह है कि चिंता और फिक्र यह सब बेकार है, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप बस प्रयास कर सकते हैं, आप बस हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो परिणाम होगा वह आपके हाथ में नहीं है और वह आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी सोच लें, चाहे आप कितनी ही चिंताएं क्यों ना कर ले। इसीलिए गीता का एक उपदेश हमेशा अपने मन में रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आज के समय में हम देखते हैं कि कितने ही लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और वह सब डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सोचने की वजह से होता है, जिसके लिए मेडिकल साइंस और डॉक्टरों ने एक से बढ़कर एक दवाइयाँ बना दी हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप इन दवाइयों के ज़रिए ज़्यादा सोचने की इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? दवाइयाँ आपको कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन दे सकती हैं, कुछ देर तक शांत कर सकती हैं। इसीलिए आप अपना इलाज खुद करना सीखिए, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ आपके अंदर ही रखा है, सब कुछ आपके अंदर ही बसा हुआ है। बस आपको अपने दिमाग पर, अपने सोच पर काम करना ज़रूरी है। आप ध्यान के मार्ग को अपना लीजिए, आपके सभी विचार आपके सामने स्वयं ही स्पष्ट होने लगेंगे। फिर आपको अपने जीवन में एक नया सवेरा होते हुए दिखेगा।